नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इस सप्ताह हम चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बवाल है वो बंगाल में है। SIR को लेकर बवाल हो रहा था। SIR को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर थी। ममता बनर्जी लगातार SIR के बहाने केंद्र पर निशाना साध रही थी, हमले कर रही थी। लेकिन उसके बाद ईडी की एक कार्रवाई होती है, शायद प्रतीक जैन नाम है, जो आईपैक के फाउंडर मेंबर रहे हैं। और उसके बाद ये कार्रवाई होती है और ऐसा शायद देश में कभी नहीं हुआ होगा कि एक, चाहे वो भले TMC से जुड़े हों या किसी कंपनी से जुड़े हों या TMC IT सेल को देखते हों, खुद मुख्यमंत्री पूरे पुलिस फोर्स को लेके, पूरी DGP तक को लेके साथ में पहुंच जाए उनको बचाने के लिए और वहां से फाइल लेकर निकल जाए। और खुद ईडी कह रही है कि फाइल निकल गई। सबसे बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री क्या इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई में अगर कोई बाधा डालता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होता है और मामला कोर्ट कचहरी में है। तो जिस तरीके से वाकया पूरा का पूरा हुआ 2-3 दिन में हमने देखा। उसके बाद ममता बनर्जी रैली निकालती है, हल्ला बोल करती है। गृह मंत्री अमित शाह का CD मेरे पास है, उस दिन मैं उसको वायरल कर दूंगी। इसके अलावा कहती है कि तानाशाह है। ये तमाम चीज़ें वो जिस तरीके से कह रही हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, जो पश्चिम बंगाल में हुआ सबने टीवी पर देखा ही कि किस तरीके से ईडी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँची। तत्काल जैसे ही उनको सूचना मिली, फाइल लैपटॉप ले गई हैं। ये आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों प्रतीक जैन का मोबाइल भी ले गई हैं। जी, आपने देखा होगा कि जब कोई भी आम व्यक्ति सरकारी अधिकारी की, सरकारी कर्मचारी की कार्रवाई में बाधा डालता है, तो सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करने, बाधा डालने के जो प्रावधान हैं, जो उसके लिए दंड के प्रावधान हैं, उसके तहत वो दंड का भागी बनता है। क्योंकि सरकारी कामकाज में आप बाधा डाल नहीं सकते। एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसने कहा है कि वो कानून का शासन बनाए रखेंगी, वो सरकारी कार्रवाई के दौरान बीच में आती हैं और जो तमाम दस्तावेज हैं या जैसा आपने बताया मोबाइल, वो ले जाती हैं। तो ग्रीन फाइल भी ले जाती हैं। बंगाल में ग्रीन फाइल की चर्चा होगी चुनाव में। जी बिल्कुल। तो ये जो ग्रीन फाइल है वो ले गई हैं, उसमें क्या था वो वही जाने। लेकिन ये जो सरकारी कामकाज में बाधा डालने का जो एक काम है ना, वो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हो रहा है, वो दिखाता है कि दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और सवाल ये भी उठता है कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये कोई राजनीतिक दुर्भावना के जरिए के माध्यम से की जा रही है या एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि ये अभी आईपैक के यहाँ पर छापा पड़ा है या और भी कुछ बहुत पुरानी केस है, ये बहुत पुराना केस है। और दूसरी बात ये कि ना, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के तमाम मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ छापे पड़ते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ वहीं क्यों गई? या सिर्फ तब वहाँ पे क्यों गई थी जब कोलकाता के जो पुलिस आयुक्त थे तत्कालीन, राजीव कुमार, जब उनके यहाँ पर छापा पड़ा था। DGP है, वही अभी DGP है, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, तो तब वहाँ पे क्यों गई थी? तो ऐसा लगता है, ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी के कुछ हित प्रभावित होते हैं, इसलिए वो चुनिंदा जगहों पर जाती हैं? ऐसे तो उनको फिर, अगर वो ईडी की कार्रवाई को गलत बता रही हैं, तो उनको फिर जब उनके मंत्रियों के यहाँ छापे पड़ते हैं तब वहाँ भी जाना चाहिए। और हमने देखा था कि ये जो पश्चिम बंगाल है, अब आप देखिए कि सरकारी एजेंसियां किस तरीके से वहाँ पर काम कर रही होंगी, इसकी महज कल्पना की जा सकती है। आपने देखा था कि किस तरीके से जो शाहजहां शेख था, जब उसके यहाँ पर ईडी की कार्रवाई की गई थी तो वहाँ पे पत्थर चले थे, ईंट मारी गई थी, ईडी के अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे। हमने देखा था कि किस तरीके से जो इससे पहले भी तमाम ऐसे मौके आए हैं जब ईडी के अधिकारियों पर या केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर हमले किए गए हैं। तो ये दिखाता है कि जो बंगाल की जो राजनीति है वो रक्त रंजित हो चुकी है, हिंसा का वहाँ बोलबाला है और सत्ता को बचाए रखने के लिए हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये वहाँ पर शायद सत्तारूढ़ दल का एक कह सकते हैं कि उनकी एक अपना सिद्धांत बन चुका है। लेकिन सर, आप आगे बढ़े उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि ममता बनर्जी एक अराजकता का माहौल नहीं बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि
आप सीएम होके इस तरह का कर सकती है, तो फिर आम आदमी क्यों नहीं कर सकता है? जी। और इसके अलावा अब ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं, बाकी के कोई भी किसी के खिलाफ ईडी का एक्शन होता है वो भी इस तरीके से अराजकता करेगा, वो भी बच सकता है। जी, बिल्कुल। और दूसरा आप देखिए कि ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो एक मैसेज भी है कार्यकर्ताओं को कि आपको भी इस लेवल पर उतरना पड़ेगा चुनाव के दौरान। बिल्कुल। और जब कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाता है तो उनको लगता है कि जब हमारी जो नेता है, हमारी जो सीएम है, जब वो खुद ऐसे कर रही हैं तो हमको भी उसी स्तर पे जाना पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जो आगामी चुनाव हैं, उसमें विकास, रोजगार या बाकी जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे। और यही जो बस सत्ता को बचाने की जो कवायद है ना, और तृणमूल कांग्रेस आक्रामक रही है लेकिन अब वो रक्षात्मक भी है, तो अब वो ये दोनों रवैयों से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। गिनाने के लिए काम उसके पास है नहीं। तमाम जो विकास के पैमाने हैं उस पर पश्चिम बंगाल पहले की तरह पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर निवेश के लिए तमाम एमओयू साइन हो जाते हैं, लेकिन सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि कितना निवेश अब तक आया है, कितने रोजगार वहाँ पर बढ़े हैं। तो ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने विकास और जो वहाँ पर जो जन कल्याण है उससे मुंह मोड़ लिया है और दूसरी तरफ राजनीति का रुख कर दिया है, जहाँ पर सत्ता ही अंतिम सत्य है और उसके लिए कुछ भी करेंगे, ये दिखाता है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह के हालात हो रहे, चुनावी राज्य तो कई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही, जांच एजेंसियों की कार्रवाई सब जगह होती है। तो उसमें चुनावी राज्य, मान लीजिए कि आज पश्चिम बंगाल है और भी चुनावी राज्य वहाँ भी हो सकते हैं, तमिलनाडु है, केरल है, तो वहाँ भी हो असम रही है। है। तो लेकिन ये जांच एजेंसियों की कार्रवाई चुनावों को देखते हुए हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये लगातार चल रही है। पिछले 5 सालों की ही बात कर रहे हैं तो लगातार हमने देखा होगा, आपने भी सुना होगा, आपने खबरें भी की होंगी कि इस विधायक पर हो गई, उस मंत्री पर कार्रवाई हो गई, वहाँ से इतना पैसा जब्त हुआ, यहाँ से इतना पैसा जब्त हुआ, उसको अदालत ने दोषी ठहरा दिया, इसके खिलाफ इतने सबूत पाए गए। जो कभी जो घटना के जो वो होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उनको मारने की प्रयास किया गया या उनके किसी और करीबी को मार दिया गया। इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं। और तो और अब आप देखिए कि जो आईपैक के दफ्तर में हुआ तो सबने देखा, अदालत में क्या हुआ। जब आप देखिए कि हाई कोर्ट में चले गए, आईपैक भी चली गई, तृणमूल कांग्रेस भी चली गई, ईडी भी चली गई, जज साहब वहाँ पे अदालत में इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया गया, इतना शोर शराबा था कि जज साहब को उठकर जाना पड़ा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो ये तो न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं, ना ही संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ कागजी बातें करते हैं, जो धरातल पर है वो हकीकत तो दूसरी है। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थिति है, ममता बनर्जी की बौखलाहट कुछ और है। जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो बता रहे हैं कि जो एसआईआर हुआ उससे ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, उनका वोट बैंक हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी चीज़ें पता लगी हैं कि मतलब हैं वो बांग्लादेश के, हैं मुस्लिम, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी बना है वहाँ का, या वोटर कार्ड जो बना है उसमें उनका नाम भी हिंदुओं वाला है, उनके पिताजी का भी नाम भी हिंदुओं वाला दिखाया गया है। जी बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए ना, ये जो एसआईआर की कार्रवाई इसलिए हुई है कि जो मतदाता का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिक को ही मिले, और इसीलिए वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में वोट कटे हैं, क्योंकि या तो वो उस एड्रेस पर पाए नहीं गए, या आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को नोटिस मिले हैं जिनमें अंतर है। अब ऐसे भी कई सारे अंतर पाए गए हैं कि जो बेटा है उसकी माँ में और की जो उम्र बताई गई है उसमें 4-5 साल का ही अंतर है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से, आप सही कह रहे हैं, कि वो फर्जी आधार कार्ड बना के फर्जी मतदाता उनका पहचान पत्र बना दिया गया और वो मतदान भी कर रहे थे, और जो चुनाव के जो परिणाम हैं उनको प्रभावित कर रहे थे। तो भारत के जो चुनाव हैं, चाहे वो निकाय के हों, लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, पंचायत के हों, उसमें मतदान का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलना चाहिए। तो अब वो जो एसआईआर की कार्रवाई हुई है उससे जाहिर सी बात है कि जो इतने वर्षों तक उस अवैध मतदाताओं के जरिए अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रह रहे थे, उनकी बौखलाहट तो साफ दिखेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक धराशायी हो गया है। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस देश में बहुत पुरानी रही है। वोट बैंक को साध कर ही, वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही सरकारें अपनी योजनाएं बनाती रही हैं। लेकिन अब वो वक्त बदल चुका है।
एसआईआर की कार्रवाई के लिए, और मैं तो कहूँगा कि पिछले जो भी 10-12 सालों में ये देश में जो सुधार हुए हैं उसमें ये जो एसआईआर है वो सबसे बड़ा सुधार है, क्योंकि जो देश का नागरिक नहीं है उससे मतदाता का जो अधिकार छीना गया है, वो एक लिए कह सकते हैं कि एक देश के लिए बहुत सुखद चीज़ है। देश को एक बहुत बड़े संकट जो आने वाले समय में और विकराल रूप ले सकता था उससे बचाने की कवायद है। पिछले 10-12 सालों में जो देश में बड़े सुधार हुए हैं उसमें एसआईआर सबसे बड़ा सुधार है। बिल्कुल। एसआईआर पे बात हो गई, लेकिन अब बात दिल्ली पे करते हैं। सर, केजरीवाल पंजाब में है, मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और दिल्ली में ही उनकी पार्टी एक तरीके से मजबूत हुई है सबसे पहले, और दिल्ली ही उनका मेन मकसद हुआ करता था। ठीक है, पंजाब में सरकार है और भाजपा तो कह रही है कि वहाँ भी शीश महल बना के वो बैठ गए हैं और पंजाब के खर्चे पे वो अपना पूरा जिंदगी जी रहे हैं और पंजाब के तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? आतिशी विधानसभा में उनके कुछ वायरल बयान होते हैं और जिसमें बीजेपी कह रही है कि गुरुओं का अपमान है आतिशी, और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, ये जानबूझकर वायरल किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा मामला है क्या? नहीं, देखिए, जो उनका बयान था वो निश्चित रूप से गुरुओं का अपमान था। और अब आप देखिए कि विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, दिल्ली विधानसभा का जो कीमती समय था वो बर्बाद हुआ। और आतिशी को केजरीवाल तो चलो आपने कहा कि वो पंजाब शिफ्ट हो गए हैं, और केजरीवाल ही नहीं, मुझे लगता है सिसोदिया भी शिफ्ट हो गए हैं। तमाम जो पार्टी के बड़े चेहरे होते थे, संजय सिंह वगैरह, सब वहीं लगता है कि सब शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पर राघव चड्ढा को छोड़ के जी तो सब वही पंजाब में राजनीति कर रहे हैं। अब लेकिन दिल्ली में जो कमान सौंपी थी केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने आतिशी को, विपक्ष के नेता हैं। अब आपने भैया, आप मुख्यमंत्री भी रही हैं, आप मंत्री भी रही हैं, लगातार आपकी पार्टी 10-12 सालों तक दिल्ली में सरकार चलाई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब विपक्ष के नेता का पद आपको मिला है तो आप उसकी जिम्मेदारी समझें। ठीक है कि आपके पास गोवा में पार्टी के मामलों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन गोवा चुनाव भी महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन दिल्ली के विधानसभा का सत्र चल रहा है जो कि 3-4 दिनों का है, तो वो 3-4 दिन तो आप दिल्ली के लिए निकाल सकते हैं। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हैं वो पोस्टरबाजी कर रहे हैं कि भैया हमारी विधायक कहाँ हैं। ये दिखाता है कि दिल्ली की समस्याओं के प्रति आपकी जो आपका जो व्यवहार है वो बेरुखा है। आप बस सिर्फ सत्ता के लिए यहाँ पर आए थे और सत्ता खिसकते ही यहाँ से आप भी खिसक लिए। आपकी पार्टी के नेता तो खिसक चुके हैं। आपको भी दिल्ली का गोवा का जो मौसम है, गोवा की जो शायद स्वच्छ जो हवा है वो ज़्यादा भा रही है। दिल्ली की हवा तो आपने सुधारी नहीं, जो पिछले 10-12 सालों में जिस तरीके का सड़कों पे होना चाहिए आप गोवा हो। जी, तो ये दिखा रहा है। और आपके जो पार्टी के नेता हैं वो पंजाब में बैठे हुए हैं, तो ये दिखा रहा है कि दिल्ली की राजनीति से आम आदमी पार्टी का एक मोहभंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन सत्ता चले जाने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी भूल गई है, विपक्ष की जिम्मेदारी। ऐसा लगता है क्योंकि वो कभी विपक्ष में रहे नहीं, क्योंकि आते के साथ ही उनको सत्ता मिल गई थी, तो शायद उनको जिम्मेदारियों का पता नहीं है। यहाँ पर दिल्ली में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लगती है वो ये लगती है कि अब आप देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपनी विपक्षी भूमिका भूल गई है, लेकिन कांग्रेस तमाशा देख रही है। कांग्रेस को ये नहीं हो रहा कि चलो यार, सत्ता में आना तो अभी दूर की बात लग रही है, लेकिन हम मेहनत करें, विपक्ष की भूमिका में तो हम आ जाएं। दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने उस पर कोई प्रतिक्रिया दी? ठीक है, कोई औपचारिक बयान आ गया कि विधानसभा में समय बर्बाद हुआ, ये हुआ, लेकिन अगर वो पोजीशन आम आदमी पार्टी नहीं निभा पा रही है तो कांग्रेस क्यों सोई हुई है? कांग्रेस को अरे आप अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पे आ जाओ। कांग्रेस क्यों सोई हुई है? कांग्रेस क्यों मतलब कुछ बोलती नहीं? क्यों उसके नेताओं को लगता नहीं कि हम भी सड़क पर उतर सकते हैं, हम भी, हमारा भी अस्तित्व है? ना तो दिल्ली कांग्रेस कुछ सोचती है, ना राष्ट्रीय नेतृत्व शायद उससे कोई रिपोर्ट मांगता है कि भैया आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। तो यही दिल्ली में कह सकते हैं कि दिल्ली में जो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की शायद राह भी आसान हो रही है। और हमने देखा कि अभी जो हालिया कुछ नगर निगम के उपचुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता भी मिल गई। तो ये दिखाता है कि और सफलता उसमें एक खास बात ये थी कि सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनके जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी बीजेपी जीत गई थी एक वार्ड में। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं
उनकी जो असलियत है वो सामने आ चुकी है। दिल्ली के लिए उनके कभी कभार कोई ट्वीट वगैरह आ जाते हैं या हमला कोई बीजेपी पर बोल दिया जाता है, लेकिन दिल्ली के लिए वो विपक्ष के एक नेता के रूप में कुछ कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल, तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।